नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, यदि आप और भी हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर और भी कहानी सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, तो आप वहां भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग के पास पेट एनिमल्स है, जानवरों को आप पालते हैं, या फिर रात बेरात आप घरों से बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते हैं, अयाशी के चक्कर में, शौक के चक्कर में, कारण जो कुछ भी हो, रात भर घरों से बाहर रहते हैं, तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोग घबराने लगेंगे, कतरा लगेंगे। आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से लगभग 25 साल पहले के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। तो हो गया बहुत इंट्रोडक्शन, चलते हैं 24 साल पहले उत्तराखंड के इस गांव में और जानते हैं क्या थी उस गांव की सिचुएशन। इस गांव में लगभग 80 से 70 परिवार थे, खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे। और एक बात यह कमाल की थी, हर एक परिवार के पास उनका एक पालतू जानवर था ही था। किसी के पास कुत्ता था, किसी के पास बिल्ली थी, तो किसी के पास गाय, भैंस, बैल, बकरी। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इच्छा शक्ति से जानवरों को पाले हुए थे। और यह अभी से नहीं, बहुत सालों से गांव के लोग यह करते थे। जब शाम का वक्त होता था, यही कोई 4-4:30 बजते थे, तो यह लोग अपने जानवरों को पास के ही जंगल में छोड़ दिया करते थे कि जाओ भाई जानवर लोग, आप लोग खुद का टाइम स्पेंड करो। 1-1.5-2 घंटे का फ्री टाइम यह लोग अपने जानवरों को देते थे, और यह अच्छा भी था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। अब जो बांधने वाले जानवर थे, वो लोग अपने जानवरों को इस जंगल में किसी पेड़ या खूंटे से बांध देते थे, और जो जानवर खुले में घूमने वाले थे उनको खुले में छोड़ दिया जाता था। फिर जब रात का अंधेरा होने वाला रहता था, तो लोग अपने अपने जानवरों को लेकर अपने घर पर चले जाया करते थे। ऐसा था इन लोगों का भाई, और कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी काफी सालों से। अब एक दिन की बात है, सरपंच जी के लड़के की शादी, बहुत बड़ी दावत सरपंच जी ने रखे। बोले कि आज गांव के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जितने लोग हैं हमारे घर पर आके खाइए। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने सोचे, यार जानवरों को छोड़ना जरूरी है, और क्योंकि उनकी पैदा होने के साथ ही ये आदत है कि वह जंगल में शाम को जाते ही हैं, घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो घर पर परेशान हो जाएंगे, और हमको सरपंच जी के घर पर रात का खाना खाने के लिए जाना भी है। तो एक काम करते हैं, जानवरों को शाम को जंगल में छोड़ देंगे, फिर वहां से जंगल में छोड़ के हम लोग सरपंच जी के घर में निकल जाएंगे, वहां पर बढ़िया खाना खूना खाएंगे, और फिर लौटते में अपने जानवरों को जंगल से लेंगे और अपने घर पे आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, वह अपने जानवरों के साथ जंगल में चले गए। शाम के 7 बजे के आसपास जानवरों को छोड़ दिए, सरपंच जी के घर में बारात अटेंड करने के लिए चले गए। अब गांव के हर एक व्यक्ति ने यह कार्य नहीं किया। जो लोग थोड़े ज्यादा ही एनिमल लवर पर, जो परिवार के लोग अपने पेट से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, उन लोगों ने क्या किए कि अपने जानवरों को 5 बजे वहां पर छोड़े थे। 7 बजे वो लेकर अपने घर पर आ गए थे, और अपने घरों में छोड़कर सरपंच जी के घर में शादी में गए। और अपने जानवरों को भी उन लोगों ने घरों में अकेला नहीं छोड़ा था, किसी न किसी के साथ छोड़ दिया था। कोई बच्चों के साथ छोड़ दिया, तो कोई बुजुर्गों के साथ छोड़ दिया। मतलब समझे आप लोग, कुछ ही जानवर शाम के समय जंगल में थे, सारे नहीं थे आज। और उनके मालिक सर सच जी के यहाँ बारात में नाच रहे, कूद रहे थे। सरपंच जी के घर दावत खत्म होने में आज लगभग 12 बज गए, बहुत लेट हो गया। तो जिन लोगों ने अपने जानवरों को घर में छोड़े हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी, वो बढ़िया और थोड़ा लेट किया और आराम से अपने घर गए। और जिन लोगों ने अपने जानवरों को जंगल में छोड़े हुए थे, वह लोग हड़बड़ाहट में वहां से निकले अपने जानवरों को लिए। वो लोगों ने जंगल से सबको
सबके जानवर मिले। हाँ, यहीं से प्लॉट ट्विस्ट आएगा। सबको सबके जानवर मिले और वो लोग अपने जानवर लेकर घर पर आ गए। लेकिन अगले दिनों से इन लोगों ने अपने जानवरों के बिहेवियर में कुछ अजीबोगरीब चीज नोटिस किए। उन लोगों ने यह नोटिस किए कि उनके जानवरों की आंखों का रंग बदल गया है। वह नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं जैसे कुत्ते हैं। कुत्ते घर में जैसे दूसरा जो जानवर, जैसे किसी ने कुत्ता और मुर्गा दोनों पाले हुए हैं, तो जिस मुर्गा के साथ वह बड़ा हुआ उसी मुर्गा को उसने कच्चा चबा लिया, जबकि उस कुत्ते का ऐसा नेचर था नहीं। ऐसे बहुत सारे बदलाव गांव के उन लोगों ने नोटिस किए जिन लोगों ने अपने जानवरों को पूरी रात तक जंगल में छोड़े हुए थे। गांव में यह बात फैल गई कि जिस रात को हम लोगों ने जानवरों को अपने वो सरपंच जी के लड़के के शादी के चक्कर में जंगल में छोड़ दिए थे, वो जो जानवर है उनके ऊपर भूत लग गया है। कुछ लोग आएगा के कहते हैं कि हाँ, हो सकता है वो जो रात थी वह बड़ी ही खतरनाक काली अमावस की रात थी और उस रात को बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जागृत रहती है। और तुमने तो ना जाने कितने साल पुराने उस जंगल में उस तालाब के पास अपने जानवरों को छोड़ा था, और जिन लोगों ने अपने जानवरों को नहीं छोड़े थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उनके जानवर पूरे नॉर्मल थे। बस जो बाहर रुके हुए थे उनमें कुछ झोल जपा हो गया था। तो लोग अब घबराने लगे कि यार वह जगह ही सेफ नहीं है। अगर रात में 10 या 11 बजे वहाँ पे कुछ हो सकता है तो शाम के 7 बजे भी वहाँ पे कुछ हो सकता है। हम लोग अपने जानवरों को वहाँ पर छोड़ेंगे ही नहीं। सीन ये था, वो जंगल था ना जहाँ पर ये लोग अपने जानवरों को छोड़ते थे, वहाँ पे एक सूखा तालाब था जो कि बहुत पुराना और बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। एकदम चिल्स दौड़ा देता था पूरे शरीर में, खाली उसको देख ले तो खतरनाक दिखता था। लेकिन जानवरों को क्या, जानवरों को थोड़ी डर लगता है, किसी चीज से वो हावी हो जाते हैं ऐसी चीजों पे। लेकिन खैर इस बार ऐसी चीजें शायद उनके ऊपर हावी हो गई थी। गांव के लोगों ने अपने एनिमल्स को वहां पर छोड़ना बंद कर दिए। जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ था उन लोगों को यह सारी चीजों पर विश्वास नहीं था। इसमें 8 या 12 परिवार थे, वह लोग अभी भी यही काम करते थे। और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था मालती जी का। मालती जी अपने 2 लड़कों के साथ इस गांव में बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रही थी। जानवर की बात करें तो इनके पास इनकी एक गाय माता थी। गाय माता को यह पालती थी। इनकी एक बेटी भी थी जिनकी शादी हो गई थी और वह कहीं बाहर रहती थी। इनके पति नहीं थे। बात यह हुई कि एक शाम को, यह सब होने के काफी दिनों बाद, एक शाम को ये अपने गाय को छोड़ने के लिए जंगल की तरफ जा रही थी। आज दिन भर से थोड़ा घर पर कुछ काम था, कोई त्योहार नजदीक आने वाला था ना, तो घर पर लड्डू बना रही थी। तो अपने जानवर को छोड़ने जल्दी नहीं जा पाई थी, तो गाय को जाना था। गाय को आदत थी इनकी ये 6 बजे के आसपास अपनी गाय को जंगल में छोड़ने के लिए गई और लौट के आके फिर लड्डू बनाने में लग गई। वह अपने काम में इतनी मशगूल हो गई कि उनको याद ही नहीं आया कि मैं अपनी गाय माता को लेके नहीं आई हूँ। आज इनके घर पे इनके दोनों लड़के भी नहीं थे। दोनों लड़के अपने काम से शहर की तरफ गए हुए थे। यह बिल्कुल दिमाग से ही टूट गया था। इनके रात के तकरीबन 9:30 बजे इन्हें याद आया, अरे काम के चक्कर में मैं नोटिस ही नहीं कर पाई कि आज इतना लेट हो गया है और आज मैं अपनी गाय को उधर से लेकर नहीं आई हूँ। सारे लड्डू अड्डू का काम छोड़ी और जंगल की तरफ बढ़ गई। रात का अंधेरा हो चुका था। हाथ में था एक लालटेन, एक लाठी के साथ यह जंगल की तरफ पड़ गए। इन्होंने अपनी गाय को एक गवावा का जो पेड़ होता है ना जाम, जिसे समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अमरूद, उसके पेड़ में यह बांधती थी। वो सूखे तालाब के बिल्कुल किनारे ये अपनी गाय को वहाँ पर छुड़ा ही रही थी कि मैं इनको गांव की ही तरफ से एक बूढ़ा 75 या 80 साल का व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। यह सोची कि यह कौन है भाई। यह अपनी गाय को छुड़ाते छुड़ाते रुक गई और लालटेन लेकर थोड़ी आगे बढ़ी। गांव के लोगों में आपसी पहचान तो होती है ना, इतने छोटे गांव में कि कौन हो आप भाई, इतनी रात में क्यों जंगल की तरफ आ रहे हो, बहुत बूढ़े हो आप। यह पूछिए उनसे कि आप इतनी रात
गए जंगल की तरफ क्यों आ रहे हैं? बूढ़ा आदमी कुछ बोला नहीं और चलता गया। उन्हें बोली कि अरे सुनिए तो सही, इतनी रात गए, ऐसे इस बदनाम जंगल में आना सही नहीं है। क्यों आए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? उधर गांव की सीमा खत्म हो जाती है, थोड़ी आगे दूसरा गांव लग जाएगा। वह रुका, पलट के बोलता है, अगर यह जगह बदनाम है, जंगल मनहूस है, तो तुम यहाँ पर इतनी रात गई क्या कर रही हो? मैं तो मर्द हूँ, तुम एक औरत हो, तुम्हें कोई भी आसानी से नुकसान पहुँचा सकता है। यह थोड़ी शॉक्ड हो गई, बोली ऐसा कैसे? कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मेरे साथ मेरी गाय है, और गाय को देखकर तो अच्छी अच्छी चीजों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपका क्या है? आप कौन है? बोलता है कि अरे तुम्हारे घर के पास ही तो रहता हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ बीड़ी लेने के लिए, अपने गांव में दुकान आज बंद हो गई है, जल्दी। यह सच ठीक है, जाओ। यह पलटी, अपनी गाय को खो बोली और 2 कदम ही आगे बढ़ी है कि पीछे से आवाज उसी बुढ़े की वापस से आती है, मालती ए मालती, मरना है क्या? ये शौक, यह क्या तरीका है बुढ़े का बोलने का? वो रुकी, तुरंत पीछे पलट कर देखी, पीछे कोई बुढ़ा नहीं, दूर दूर तक कोई बुढ़ा नहीं। यह अपने गाय की रस्सी पकड़े थोड़ी आगे जाकर देखी और लालटेन के साथ ढूंढने की कोशिश कर रही, लेकिन लिटरली कोई भी नजर नहीं आया। उतने में ही साइड की तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि मानो सूखे पत्तों के ऊपर कोई धीरे धीरे चल के इनकी तरफ बढ़ रहा है। यह तुरंत उस तरफ पलटी, अपनी लालटेन से उस तरफ देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वहां से जो चलकर आ रही थी वो कोई मामूली औरत नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि बेहद ज्यादा खूबसूरत, लंबी। उसने कपड़े भी बिल्कुल अलग तरह के पहने हुए थे, जैसे कि पिक्चरों में कोई अप्सराओं को पहना हो। उसका रूप भी कुछ ऐसा था कि जैसे मानो इस दुनिया की हो ही ना। उसके 2 लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और मुंह के दोनों साइड से खून बह रहा था, टपक रहा था। उसके इस हुलिये को देखकर ऐसा लग रहा था कि ना जाने किसका खून पीकर आई हो, बिना मुंह साफ किए हुए ऐसे ही। लेकिन उसके इस हुलिये के साथ भी उसकी सुंदरता से पूरा जंगल रोशन हो रहा था। यह बूढ़ी औरत मालती भी उसे देखती रह गई कि है तो है कौन यह, सुनन पड़ गई। लेकिन जब यह औरत इसके काफी नजदीक आ गई तो मालती अंदर से समझ गई ये एक मामूली औरत नहीं है। घबराहट के मारे उन्होंने तुरंत ही अपने गाय की पूंछ पकड़ ली, क्योंकि इन्होंने हमेशा से सुनी हुई थी कि गौ माता के शरीर में भगवानों का वास होता है। भगवान का मैं साथ पकड़ूं तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह हाथ पकड़ी, वह औरत इनके बहुत नजदीक आई, बेहद लंबी थी यार, मालती जी के कंपैरिजन में काफी लंबी। मालती जी बोलती है कि कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ पर जंगल में क्यों घूम रही हो? कहती है कि मैं जंगल में क्यों घूम रही हूँ, यह छोड़ो, तुम अपनी गाय के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं काफी समय से भूखी हूँ और फिर भी मेरा एक खाना मुझे दिखाई दिया और तुम उसे यहाँ से लेकर जा रही हो। यह घबरा गई, बोली नहीं, यह गाय माता है, आप इनके बारे में ऐसी कैसी बात कर सकती हो? वो आगे बढ़ी, बोलती कि नहीं, मैं कुछ नुकसान नहीं पहुंचा आंगी, थोड़ा सा ही तो खून चाहिए, दे दीजिए ना, इससे आपकी गाय माता को भी कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे भी शांति मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। जब कभी भी ऐसी कोई खूबसूरत जानवर की मुझे कोई खून प्राप्त होता है तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है, दे दीजिए ना। यह घबरा गई, उसी गाय भी बहुत ज्यादा डर गई। ये बोली, मुझे माफ कर दो, आप जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे और मेरी गाय को छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ऐसा बोल के यह पैर में पड़ गई। वो खड़ी ही थी, वो घूर घूर कर इन्हें देख रही थी। सपना जी पैर में पड़ी हुई है, वो पीछे हटी, बोलती है ठीक है, जल्दी से मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा, मैं बहुत भूखी हूँ। यह तुरंत ही अपनी गाय को पकड़ी और तेजी से जंगल के बाहर निकलने लगी। थोड़ी आगे गई है, इनको इनका छोटा वाला लड़का बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, उधर की तरफ से ही आ रहा था, गांव की तरफ से ही आ रहा था। बाइक अपनी माँ के सामने रोका, बोला माँ बाइक में बैठ जाओ, मैं आपको घर ले चलता हूँ। और बोलती, अरे कैसी बात कर रही है,
अपने साथ अपनी चमचम है ना, मतलब चमचम मतलब गाय का नाम चमचम रखे हुए थे। यह बोलता है कि माँ चमचम आ जाएगी, चमचम को छोड़ो, आप बैठ के चलो, ये जंगल ठीक नहीं, आपको पता है ना माँ। माँ बोलती है चल फालतू की बकवास मत कर, सीधे सीधे चल, मैं चमचम को लेकर आऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, जल्दी निकल यहाँ से। वो लड़का अपने शहर की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। यह पीछे से आवाज लगाती है, और कहाँ बढ़ चला, अपना गांव पीछे है, जहाँ से तू आया उस तरफ दूसरा गांव है। लेकिन वो लड़के ने गाड़ी बढ़ दी, इनको को समझ में नहीं आया, फिर से किसी के होने का एहसास हुआ। यह जल्दी 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 करके हमने घर में पहुंच गई। जैसे ही घर में पहुंचती है तो क्या पाती है, इनका छोटा वाला लड़का तो ऑलरेडी इनके घर पर बैठा हुआ है। यह हैरानगी से बच्चे के पास गई, बोली क्या तू यहाँ कैसे आ गया, तू तो बाजू वाले गांव की तरफ गया हुआ था, तू इतनी जल्दी घर को कैसे आ गया। यह बोला एक सेकंड, क्या बात कर रही हो, मैं तो काफी देर पहले ही घर को आ गया हूँ, आप कहाँ बात कर रही हूँ, मैं आपसे कहीं नहीं मिला, जंगल में मैं आपसे क्यों मिलूंगा। ये बोलती है कि अरे अभी तो मिला था, तू बोल रहा था चमचम पैदल आ जाएगी, गाड़ी में बैठ के चलो। माँ गाड़ी ना मेरी खराब है, देखो जब से मैं लौट कर आया हूँ ना तब से यह गाड़ी ठीक से चल ही नहीं रही, चालू ही नहीं हो रही, मैं कहाँ से इसको लेकर जंगल की तरफ आऊंगा और दूसरे रास्ते में जाके इतनी जल्दी आपसे पहले यहाँ पर आ जाऊंगा। ये शॉक्ड बोली कि यह नहीं हो सकता, बोली कि अपने गाँव में कोई ऐसा बुढ़ू रहता है कि 80 या 85 साल का, बहुत बीड़ी बीड़ी पीता है, बोलता है हाँ वो अपने 2 घर छोड़ के नहीं रहता क्या, बोली वो भी मेरे को जंगल में मिला था, रुक बेटा मैं उसके घर से 2 मिनट में आई, चमचम को बांध। बेटे ने पकड़ा, चमचम को बांधा, वो उस बुढ़ऊ के घर पर गई, बुढ़ू को देखती बोली हाँ, मन में यही बोली कि हाँ यही तो बुढ़ू था। बुढ़ से पूछती है कि आप इतनी रात गए बीड़ी लेने के लिए, उस तरफ गए थे ना, वापस अपने घर में यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए, जबक मैं तो उसी रास्ते से आई, आप मुझे लौटते हुए नहीं दिखे। बूढ़ा बोलता है कि क्या बात कर रही हो, बीड़ी तो मेरे पास पूरी बंडल रखी हुई है, मैं क्यों जाऊंगा दूसरे गांव में लेने के लिए, सुबह अपने गांव में तो दुकान खुल जाएगी, शायद अभी भी खुली होगी, क्या मालूम, इतना दूर दूसरे गांव, इतना दूर दूसरे गांव में कौन जाए। जैसे यह सुनी उनको पैरों तली जमीन निकल गई, यह भागते भागते अपने घर पर आई और भगवान का लाख बार शुक्रिया द पूरा करे, ऑन द स्पॉट समझ गई कि गांव के मैक्सिमम घरों के जानवरों के साथ जो कुछ भी हुआ जंगल की उसी रक्त पिशाचिनी ने उस रात किया था, जिस रात को सभी लोग सरपंच जी के घर पर दावत के लिए गए हुए थे। इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी कि इन्होंने अपनी चमचम को उस रात को भी वहां पर नहीं छोड़ा था और आज भी यह समय पर अपनी चमचम को लेने के लिए वहां पर पहुंच गई थी, वरना ना जाने यह रक्त पिशाचनी 2 बूंद खून के चक्कर में इनकी चमचम के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ क्या क्या कर गुजरती। ये पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि मुझे उन्हीं के नाती अमन ने। इंस्टाग्राम 2 का भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो, बिना मतलब के इधर उधर मत भटको। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं, बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मारण क्रिया इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जहां पर आपकी सोच खत्म होती होगी ना, वहां से इसका खौफ, इसका कहर शुरू होता है। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक परिवार के साथ इसी मारण क्रिया की वजह से घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। यह सुनकर आप लोग का दिल दहल जाएगा। इस कहानी के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे यह कौन सी क्रिया, कौन सा मंत्र, कौन सी साधना होती है भाई, जो पल भर में ऐसे करके किसी के भी पूरे खानदान को खत्म कर सकती है। दरअसल यह घटना आज से कुछ 3 साल पहले दिल्ली में रहने वाले एक साधारण से परिवार के साथ घटी थी। इस परिवार में 3 लोग रहा करते थे, एक छोटी सी लड़की ऋतु नाम की 7 साल की, और उसके माता पिता, इसके दादा दादी भी थे, झारखंड के छोटे से गांव में रहा करते थे। और जहां पर दिल्ली में इनका घर था, वहां से इनका जो रियल होम टाउन था, मतलब ये बच्ची के दादा दादी का घर, उसकी दूरी यही कोई 6 या 7 घंटे
के आसपास की थी बाय रोड। जब कभी भी मौका पड़ता था माँ बेटी बच्ची तीनों गांव के लिए आया जाया करते थे। गांव में कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, ये लोग आते जाते थे। अब एक बार की बात है, नवदुर्गा का समय चल रहा था। अष्टमी नवमी की पूजा की जाने वाली थी गांव में, और यह लोग हमेशा अष्टमी नवमी की पूजा में जाते ही थे। इस बार भी बच्ची के दादा दादी ने बोले कि बच्चे तुम लोग आ जाओ, हम लोग अष्टमी नवमी की पूजा कर रहे और इस बार थोड़ी ग्रैंड कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि अब उम्र ज्यादा हो चुकी है। पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं, हम कुछ दिल से करना चाहते हैं, अच्छा बड़ा भंडारा वगैरह रखेंगे घर पर। यह लोग माता रानी बहुत बड़े भक्त थे। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हुआ ऐसा कि ऋतु के पापा ने समय नहीं निकाल पाए। पहले तो बोल दिया अपने पिताजी को कि हाँ हाँ हम लोग आएंगे, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग ही सारा काम कराएंगे। लेकिन इनको काम ऐसा पड़ गया, दिल्ली में इनका कुछ बिजनेस का ऐसा काम पड़ गया कि यह वहाँ पर अष्टमी नवमी में जा ही नहीं पाए। बोले कि पिताजी आप ही करवा लो यार, अब ऐसा काम पड़ गया, नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन हाँ, जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाती है, पूरे एक हफ्ते के लिए अपने परिवार के साथ आऊंगा, टेंशन मत लेना, फिर अपन मिलजुल के कहीं घूमने के लिए चलेंगे। इनके पिताजी ने गाँव में जो थे बोले कि ठीक है बेटा, तुम लोग अपना काम वाम निपटा लो। नवरात्रि का जो फंक्शन था, अष्टमी नवमी की जो पूजा थी, गांव में पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और नवरात्रि का समय खत्म हो गया। यहाँ पर सीमा के माता पिता अब तैयार हुए गांव जाने के लिए। अपनी गाड़ी स्टार्ट करके शाम को 6 बजे के आसपास यह लोग अपने घर से निकल गए। अब हुआ यूं, 7 बजे के आसपास निकले तो सही कि 9:30 बजे के आसपास जब दिल्ली की सीमा छोड़ चुके थे, ये लोग हाईवे में थे। सीमा बच्ची ने बोली कि पापा भूख लगी है, कुछ खाना है, खाना खा लेते हैं। पापा ने बोले कि ठीक है यार, ये तो सोते ही नहीं थे, चलो उतर के कोई ढाबा आबा देखते हैं, कोई रेस्टोरेंट अगर हाईवे मिल जाएगा तो आपे खा लेते हैं। बच्ची को भूख लगी थी। फिर हाईवे में थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे दिया। पिताजी ने डिसाइड किए कि चलो यहाँ पर उतर जाते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। वो लोग उतरे, खाना खाए और पिताजी का यहाँ पर मन कर गया ड्रिंक करने का। यहाँ पर बच्ची की माँ अपने पति से बोलती ही रही कि नहीं नहीं नहीं, आप ड्रिंक मत करो, अभी मत करो, हमको गाड़ी चला के जाना है, रात का समय हाईवे है। लेकिन वह जिद पे अड़ गए कि मेरा मन है थोड़ी सी वह थोड़ी थोड़ी करके जितनी उनको पीनी थी उतनी पी ही लिए, वह ड्रिंक कर लिए। अब उनको देखकर नहीं लग पा रहा था कि वह गाड़ी चला पाएंगे और ना ही उन्हें चलाना चाहिए था, लेकिन वो गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। मम्मी टेंशन में थी, लेकिन वो गाड़ी चला रहे थे तो थोड़ी ठीक ही लगी। खाना वाना हो गया था तो मम्मी जो कि पीछे बैठी हुई थी अपनी बच्ची के साथ, उनको नींद आने लगी, वो सो गई, बच्ची भी सो गई। गाड़ी चली जा रही है, पिताजी नशे में है। थोड़ी आगे जाने के बाद एक धड़ाम करके आवाज, उस धड़ाम की आवाज के बाद इन लोगों की नींद खुली, माँ और बच्चे की। और ये जो पिताजी है वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, स्टीयरिंग छोड़ के ऐसा बैठे हुए हैं। लोगों ने बाहर की तरफ देखे तो क्या पाए कि गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी कुचल गया है। साइड में पड़ी हुई एक बूढ़ी औरत शायद अपने पति को देखकर जोर जोर से रो रही है। उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी, यही कोई 4 साल के 3 या 4 साल के आसपास की वह, और साइड में पड़ी हुई है, उसको भी चोट लगी है और वह भी रो रही है। तुरंत ही जैसे ही यह सीमा की मम्मी ने देखी, ऋतु ने देखी, उनके पापा ने देखे, उतर गए गाड़ी से देखने के लिए कि क्या हो गया, ठीक है कि नहीं सब। लेकिन उतने में वह बुढ़िया औरत जो थी वह अपनी चोट वोट सब भुला के ऋतु के पापा के ऊपर ऐसा झपट्टा मार है, बाल वाल खींचने लगी, शर्ट फट पकड़ के फाड़ने लगी और लिटरली उस बूढ़ी औरत के हाथ में उनके ढेर सारे पाल आ गए। शर्ट की 2-3 बटन टूट गई, वो भी उनके हाथ में चली गई। इन्होंने उस बुढ़िया औरत को समझाने की बहुत कोशिश की है कि शांत हो जाओ, हम आपको पैसे दे देते, शांत हो जाओ। लेकिन वह बूढ़ी औरत नहीं मानी और कहती है कि जिस तरह से
आज तुम लोगों की वजह से मेरे बुढ़ापे का सहारा छिन गया। मेरा पति ऐसा कुचल के खत्म हो गया। देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी बुढ़ापे में मदद करने वाली या तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास नहीं होगी, वो भी ऐसे ही तड़प तड़प के मर चुकी होगी, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलक बहू जोर से चिल्लाई है, और लिटरली उस बूढ़ी औरत की आवाज उस अंधेरे सुनसान जंगल में इतनी ज्यादा खौफनाक लगी थी कि हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर वहीं पर बेहोश हो गई। भागते हुए सीमा के पिताजी, जिनका अब नशा पूरा उतर चुका था, देखे ड्रिंक एंड ड्राइव करने का नतीजा। वो भागते हुए उस बूढ़ी औरत के शरीर को जैसे ही हाथ लगाए बर्फ की तरह ठंडा। नफ्स बंद हो चुकी है, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी है। यह बोले कि यह औरत भी नहीं बची, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है। बच्ची को उठाओ और अस्पताल के लिए ले चलो, ऐसा बोल के जैसे ही ऋतु की मम्मी उस बच्ची की तरफ बढ़ी है, और यह भी उस बूढ़ी औरत के पास से उठेगी कि घसे ऐसा हाथ पकड़ी उस बूढ़ी औरत ने। इनको समझ में नहीं आ रहा था, जब किसी की मृत्यु हो चुकी है वो इतनी ताकत से कैसे किसी का हाथ पकड़ सकती है। वह घबरा गए, उसका हाथ छुड़ाने लगे। यह हटकट्टे आदमी और वह बहुत बूढ़ी औरत, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी ऐसी कौन सी पकड़ जो कि ढीली हो ही नहीं पा रही है। बहुत छुड़ाए। ऋतु की मम्मी भी आई, छुड़ाने की कोशिश करी। छोटी सी ऋतु भी आई, छुड़ाने की कोशिश करी, नहीं छूटी। फिर फाइनली साइड में कुछ लकड़ी जैसा था, उसको घुसा के हाथ को छुड़ाया गया। उसके बाद क्या था, लोग भागकर अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत ही एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। अपने गांव वाले जहां पर वह जा रहे थे उसी गांव में हॉस्पिटल था, क्योंकि बच्ची को इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी थी कि उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़े। वह एक छोटे हॉस्पिटल में ले गए, और यह बड़े हॉस्पिटल में इसलिए भी नहीं ले गए थे क्योंकि फिर केस बन जाता ड्रिंक एंड ड्राइव वाला। उस बच्चे का इलाज विलाज हुआ, और फाइनली ये डिसाइड किए कि कुछ पता नहीं इस बच्चे के बारे में, अब हम पाल लेते हैं। बहुत गरीब बच्ची दिखाई दे रही है। वैसे भी इन लोगों ने तुरंत फैसला लिया, बोले कि इसको सपना पुकारेंगे और बस अपने माता पिता को इन्फॉर्म कर देते हैं। ऋतु के बापा ने बोले, मतलब माता पिता को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब ऋतु के दादा दादी को यह बात पता चली तो उन लोग को भी बड़ा दुख हुआ कि यह क्या हो गया तुम लोगों से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। किसी को भी यह मत बताना, शांत रहना। बोले ठीक है, शांत रहेंगे। फिर क्या था, यह पूरी अब तक शाम का वक्त हो चुका था। ये सारी चीजों की भाग तोड़ में अब रात का वक्त आया, और दादा दादी के घर पे ही ये लोग गांव में आ चुके थे। अब गांव में ही अपने वो शालिनी बच्ची भी, और दादा दादी का घर बड़ा है गांव के हिसाब से, एक फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी है, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी है। ग्राउंड फ्लोर में सारे बड़े लोग रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर वाले में जो भी बच्चे गच्चे आते हैं उन लोगों का कमरा रहता है। तो अब बहुत ज्यादा थकी हुई थी ऋतु बच्ची, जो 7 साल की थी, इनकी खुद की बेटी, और बहुत ज्यादा डरी भी हुई थी। और वो छोटी बच्ची तो और भी ज्यादा डरी हुई थी कि मैं कहां पर आ गई, और यह लोग कौन है, मेरे दादा दादी या जो भी थे वो वह कहां गए, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब रात का वक्त हो गया और सारे लोग सो चुके अपने अपने कमरे में, सबका अपना अपना कमरा, और बच्चों का भी अपना अलग कमरा। ऋतु के कमरे में ही यह छोटी बच्ची सपना सोई हुई है, एक ही बेड में, दोनों आजू बाजू। रात के पता नहीं कितने बज रहे होंगे, सब गहरी नींद में थे कि अचानक से ये ऋतु को एक झटका महसूस हुआ, और वो झटके के बाद जैसे इसने अपनी आंख खोली, इसका कोई बड़ा खतरनाक तरीके से गला दबा रहा है। इसने अपनी आंख खोल के देखी तो सामने एक बूढ़ा आदमी है। दरवाजा खोलकर एक बूढ़ी औरत भी आई, और वो भी सा गला दबाने लगी। यह बच्चे झटपट लगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह अपने आप को बचा नहीं पाए। जब उसकी सांसें रुकने वाली थी, इसने वह हाथ छुड़ाई और जोर से चीखी। इसे कमरे में इसके मम्मी और पापा भाग के आए। इसने अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताई कि
मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। मम्मी पापा तुरंत क्या बोलते हैं, तेरा फहम है, वो बूढ़ा बूढ़ी तो वहीं पर मर चुके थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक काम कर, तू सो जा और इस बात के बारे में बिल्कुल भी दूसरी बार मत सोचना। अगला दिन निकला और यह दिन पूरा टेंशन में कटा। फिर अगली रात आई, फिर से सब लोग की नींद लग चुकी है। रात के वक्त ऋतु सपना बच्ची एक ही कमरे में सो रहे हैं। आज रात में फिर से इसकी पता नहीं कितने बज रहे होंगे, ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। यह बच्ची की मतलब ऋतु की नींद खुली, इनकी जो खुद की बेटी उसकी नींद खुली, और जैसे ही वह आंख खुलती तो क्या पाती है कि उसके कमरे में वही बूढ़ा बूढ़ी लटक रहे हैं। और जैसे इनको देखकर यह भागने की कोशिश करी अपने कमरे से कि इसके बाल किसी ने ऐसा पकड़ा और झटके से फट से नीचे पटका है और लिटरली इसका खून आया यहाँ से। फिर चिल्लाई भागते हुए, मम्मी पापा आए। मम्मी पापा ने बोले कि नींद में उठक, कहीं चल चुल रही होगी, भाग रही होगी, और ये फिसल के गिर गई, खून आ गया। लेकिन फिर से इसने अपने मम्मी पापा को रोते रोते बताई कि मैंने अभी अभी क्या देखी, मैं भूत देख पा रही हूँ अपने कमरे में। लेकिन मम्मी पापा क्या कहते हैं कि तू उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही, बेटा तू बहुत छोटी है और यह सब कुछ मत सोच। वो कोई पिक्चर नहीं थी, फिल्म नहीं थी, हमारे साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ है और उसको हमको दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, यह सच्चाई थी और इसके मम्मी पापा यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। दादा दादी ने भी बोले कि 2 रात से हो क्या रहा है, यह बच्ची चिल्ला क्यों रही है। इतना दादा दादी को भी बताया गया और दादा दादी ने भी सेम बात बोले और इस बच्ची की बात नहीं माना गया। फिर से एक रात आई और इस रात को यह सो रही है। फिर से सब लोग सो चुके, फिर से रात का वक्त आया, चीजें बहुत रिपीटेटिव हो रही थी। यह सो गई, फिर से पता नहीं कितने बजे हुए थे, इसे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। ये कोई और ही आदमी था, ना ही वह बूढ़ा था, ना ही वह बुढ़िया थी, कोई और था। इसको को जैसे इसने दरवाजा खोली, उस चीज ने, उस व्यक्ति ने हिप्नोटाइज कर लिया। ये उसकी आंखों में देखती ही रह गई। चलते 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 वह आगे चल रही है, पीछे यह अपने घर के छत में पहुंच गई और छत के ऊपर के रेलिंग के सबसे आखिरी वाले कॉर्नर में, और फिर अचानक से धक्का पड़ा है और यह पूरी तरीके से नीचे। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी कि दादा दादी के घर पर कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नीचे था रेत का भंडार। ये रेत के ऊपर गिरी है, लेकिन फिर भी हाइट से गिरी है, चोट तो लगी फिर से की। फिर घर वाले आए, बोली क्या हो गया, यह तो बहुत बड़ी चीज हो गई। किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतना सा भी इधर गिरती तो रीत नहीं होती और इसका खेल खत्म था। क्या हो गया, इसे संभालो तुम। फिर इन लोग बात करते हैं कि यह बच्ची जो है, इसके दिमाग में कुछ गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से यह नींद नांद में चलने लगी है। कल शहर में किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वापस दिल्ली। लेकिन क्या अगला दिन सही सलामत निकल पाएगा, यह सोच इन लोगों को भी मारने लगी। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात ऋतु सपना दोनों को अपने साथ सुलाए। माता पिता साथ में सुलाया गया और फिर अगले दिन इन लोग चाहकर भी दिल्ली के लिए नहीं निकल पाए। जैसे ही निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। पता नहीं, गाड़ी पूरी सही सलामत, ज्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं, नई गाड़ी है, कुछ ही दिन पहले सर्विसिंग हुई है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैकेनिक को बुलाया गया और मैकेनिक ने बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा इंजन खोल खाल के देखना पड़ेगा, टाइम लेगा, आप लोग दिल्ली नहीं जा सकते। फिर इन लोगों ने बोले कुछ ऑप्शन नहीं है, गाड़ी सुधरने देते हैं और आज की रात और यहीं पर काट लेते हैं। लेकिन फिर से ऋतु ने जिद करी कि मैं अकेले ही सोऊंगी। ऋतु को पसंद नहीं था ऐसे बड़ों के साथ सोना, उसकी शुरू से आदत थी अकेले सोने की। मम्मी ने बोली ठीक है बेटा, कुछ भी गड़बड़ी फील हो तो तुरंत मुझे बुला लेना। और डॉक्टर के पास ये लोग गए ही
थे ना डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर ने दवाई भी दिया था लेकिन रात में यह दवाई नहीं खा पाई बच्ची, मतलब मम्मी दवाई देना भूल गई और बच्ची खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। और सपना नहीं तो पहले जल्दी सो जाती थी, छोटी बच्ची थी ना। फिर रात में मम्मी को याद आया, मम्मी भी जब सोने के लिए चली गई 12:31 1 बजे। अरे 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 मेरी बेटी को तो आज रात में दवाई दे ही नहीं पाई। मैं कैसी लापरवाह टाइप की माँ हो गई हूँ यार। वह दवाई लेकर जैसे ही अपनी बच्ची के कमरे में पहुँची है, दरवाजा खोलिए सामने क्या पाती है, 2 खाली चेयर उस कमरे में रखी रहती थी, वो खाली नहीं है, उसमें कोई बैठा हुआ है, एक आदमी और एक औरत, दोनों बूढ़े हैं। और इस औरत का जो हुलिया है शक्ल का वो काफी ज्यादा उस औरत से मिल रहा है जिसका पति पिछली रात को ऐसा ठुक गया था हमारी गाड़ी से। मतलब 2-3 रात पहले इनका दिमाग खराब हो गया। ये चिल्ला के भागे, बच्चों उठो भागो यहाँ से। अब इनके चिल्लाने की वजह से सब लोगों ने सीरियस लिया, मतलब सीमा के दादा दादी, ऋतु के पापा, सब लोग समझे कि मैटर कुछ सीरियस है। और इन्होंने भी बोली कि हमारी बच्ची गलत नहीं थी, हमारी बच्ची कुछ दिखाई दे रहा था, वह मुझे भी दिखाई दिया है। तुरंत ही दादाजी बोलते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक प्रसिद्ध पुजारी को जानता हूँ अपने गांव के, बहुत अच्छे पहचान वाले, दोस्ती आरी जैसी हमारी, उनको मैं बुलाता हूँ, किसी को पता ना चले। ये बोलकर वह आए और वह आके अपना यहाँ पर पूजा ध्यान में बैठे हैं और बोल दिए कि इस बच्ची के ऊपर किसी ने मारण क्रिया किया है। तो यह सब घबरा गए कि मारण क्रिया या होती है। पंडित जी ने बताया कि एक ऐसी साधना होती है जो अघोर साधना में सबसे खतरनाक लेवल पर होती है और मारण क्रिया का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी की जान लेना हो। मतलब अगर किसी ने यह साधना को साधा हुआ है, मतलब कोई साधक उस लेवल का है और किसी के ऊपर उसने मारण क्रिया मंत्र या तंत्र डाल दिया, तो फिर सामने वाले को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और इस लड़की के ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर दी और वह रियल साधक है। इस बच्ची की मृत्यु निश्चित है, कुछ नहीं हो सकता। हम लौटते हैं, माफ कीजिएगा, इस चीज के बीच में हम नहीं आ पाएंगे। यह लोग तो सब समझ गए कि यह मारण क्रिया किसने किया, सब समझ गए, मतलब उस बुढ़िया औरत ने नहीं की भले ही, लेकिन हो सकता है उसे किसी पहचान वाले ने कर दिया, उसे किसी रिश्तेदार ने किया, लेकिन वहीं से यह चीज आई, यह समझ गए। पंडित जी जाने लगे, लेकिन फिर ऋतु की माँ रोते रोते कहती है कि आप भगवान भी नहीं बचा सकते। पंडित जी रुके और बोले, एक ही है कालों के काल महाकाल, सिर्फ महाकाल ही इस काल को काट सकते हैं और कोई नहीं, कोई भी नहीं। किस्मत अच्छी है तो जल्द से जल्द महाकालेश्वर के दरबार में जाओ। अगर इस बच्ची की किस्मत होगी, तुम्हारी भक्ति भाव में शक्ति होगी तो वह बच जाएगी, वरना कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ फुर्ती में। इन लोगों ने विदिन आधे घंटे अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और उज्जैन के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते डर लगा हुआ था, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन शायद महाकाल ने खुद इनको अपने दरबार में बुलाए थे। कुछ नहीं हुआ। वहां पर महाकाल के दर्शन किए और वहां के पुजारी जी से बताया गया कि पूरी बात नहीं बताई गई और यह बताया गया कि हमें किसी बड़े पुजारी ने बताया कि हमारी बच्ची के ऊपर मारण क्रिया किसी ने कर दिया। वहां के पुजारी जी ने महादेव की भस्म की मदद से महाकालेश्वर को जो भस्म चढ़ती है, जो भस्म आरती होती है, उसकी मदद से एक ऐसी पूजा की है जिससे तुरंत ही राहत फील हुई, एक पॉजिटिविटी फील हुई और यह लोग फिर पूरे इत्मीनान के साथ अपने गांव लौट पाए। यह लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गांव में ज्यादा ठहर नहीं, दिल्ली लौट जाएंगे। यह लोग दिल्ली लौट गए और फिर ऐसा कुछ इस बच्ची के साथ नहीं हुआ। आज वह सपना, वह छोटी बच्ची जो कि उस बूढ़ा बूढ़ी के पास से मिली थी, वह इन लोगों के साथ है और बिल्कुल बहन जैसी रहती है। आज काफी समय बीत गया है, लगभग 11 साल। अपनी साल की ऋतु 172 साल की हो चुकी है और वह
बच्ची 13-14 साल की हो चुकी है। उस बच्चे को भी सब कुछ पता है कि क्या था इतिहास। साल की ऋतु 172 साल की हो चुकी है और वह बच्ची 12-13 साल की हो चुकी है। उस बच्चे को भी सब कुछ पता है कि क्या था इतिहास। सैड होती है लेकिन खुश भी है कि आज मुझे अच्छी जिंदगी मिल गई है। उस पूरी घटन